हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। और जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वो था इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोतों के बारे में हमने देखा था, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमने देखा था। तो पुरातात्विक जो स्रोत हैं उसके अंतर्गत हमने अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, मानव कंकाल, समाधान, शैलाश्रय, गुफाएँ, मृदभांड, स्मारक, पाषाण उपकरण आदि को देखा था। जबकि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्यों की रचनाएँ हो गई। बाकी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ देखी थी, काफ़ी बड़ा दायरा था इसका। धार्मिक साहित्य हैं, गैर धार्मिक साहित्य हैं, लोक साहित्य हैं। फिर धार्मिक साहित्य के अंदर ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो इनको तो अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे भी आगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा पुरातात्विक स्रोत। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हर काल में हमारे पास अलग पुरातात्विक साक्ष्य होंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पर इतिहास का जो पहला काल है प्राग्ञ है ऐतिहासिक, ठीक है, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको अभिलेख मिल जाएगा, क्योंकि उस समय राजा ही नहीं थे, इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता था। तो इस बारे में भी हमने थोड़ा चर्चा कर ली थी। थोड़ा देख लेते हैं हम आज फिर से उसी टॉपिक को कि इतिहास। ठीक है, तो इतिहास को हमने 3 भागों में यहाँ पर बांटा था: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? जैसे गुफाएं हो गई आपके, शैलाश्रय हो गए आपके। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या होगा? पुरातात्विक साक्ष्य आपको मिलेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो पुरातात्विक साक्ष्य तो यहाँ पर भी मिलेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक काल की बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य तो यहाँ पर भी मिलेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य तो कभी भी मिल सकते हैं ना, बस ये कि वहाँ पर कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहा है। जैसे प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या अभिलेख मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि इस काल का मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। ठीक है, यहाँ पर कोई राजा महाराजा नहीं थे, तो अभिलेख कौन लिखवाएगा फिर, जब यहाँ पर कोई पढ़ना लिखना ही नहीं जानता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग टाइम पीरियड पे हमें अलग अलग पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, लिखित साक्ष्य की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो इंसान था पढ़ना लिखना नहीं जानता था, ना ही उसके दिमाग का इतना विकास हुआ था। ठीक है, इस काल का जो मानव था उसका कोई स्थायी निवास भी नहीं था, और जहाँ वो शिकार उसको मिल जाता था वहीं वो गुफाओं में आसपास सो जाता था। ठीक है, तो इसलिए हम इस काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि पत्थरों पे डिपेंड था इंसान का जीवन। ठीक है, हथियार जो उसने बनाए वो पत्थरों के होते थे, कुछ हथियार नुकीले हुए तो कुछ नुकीले नहीं बना पाया हो, तो दिमाग उसका इतना विकसित नहीं हुआ था, इसलिए हम इस काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, उसको लिखना ही नहीं आता था, ना उसको पढ़ना आता था, कुछ भी नहीं आता था, बस केवल खाना आता था, सोना आता था और शिकार करना आता था। तो ये था प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य तो मैंने बता दिया आपको मिल जाएंगे, लेकिन लिखित साक्ष्य जो, ठीक है, अब यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन इसका अपवाद है वैदिक साहित्य। ठीक है, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, ठीक है, तो वो हमने पढ़ लिए हैं, वो पढ़े जा सकते हैं, लेकिन अन्य जितनी भी सामग्रियाँ हैं वो पढ़ी नहीं जा सकती है। तो जो आदि ऐतिहासिक काल है इसकी जानकारी के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य हैं, स्रोत। ठीक है, स्रोत की बात कर रहे हैं हम, और लिखित साक्ष्य भी यहाँ पर स्रोत हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य यहाँ पर नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन एक अपवाद है वैदिक साहित्य। तो इस प्रकार देखा जाए तो आदि ऐतिहासिक काल की हमें जो जानकारी है वो पुरातात्विक साक्ष्यों से भी मिलती है, और इस वैदिक साहित्य या हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हो गए तो वहाँ से भी हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पौराणिक काल भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल भी आप कह सकते हैं। अब आ जाइए ऐतिहासिक काल पर। तो पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर मिलेंगे और लिखित साक्ष्य भी यहाँ पर मिलेंगे, बस फर्क इतना होगा कि इनको पढ़ा जा सकता है, यहाँ पर हमने पढ़ा नहीं जा सकता है लिखा है। ठीक है, अपवाद की बात छोड़ दीजिए आप अभी, लेकिन जो यहाँ पर जितने भी साक्ष्य मिलेंगे ऐतिहासिक काल में इनको पढ़ा जाएगा आसानी से। ठीक है, जैसे यहाँ पर जितने भी अभिलेख खुदवाएंगे उनको अब हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे उन्होंने अभिलेखों का अध्ययन किया, तो अलग अलग समय पर अलग अलग अभिलेख प्राप्त हुए। ठीक है, कुछ एक ऐसे हैं जो नहीं पढ़े जा सके, लेकिन मैक्सिमम केस में यहाँ पर जितनी भी सामग्रियाँ मिली है वो पढ़ी जा सकी है। तो ये था हमारा इतिहास का काल। ठीक है, इतिहास में किस काल में कौन सा साक्ष्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे हम सबसे पहले। अब ठीक है, अब हम उत्तराखंड का जब इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत उत्तराखंड से कौन कौन से चीज़ें प्राप्त हुई है। जैसे प्रागैतिहासिक काल में हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? शैलाश्रय पढ़ेंगे, ठीक है, गुफाएँ पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ और क्या हो सकता है? पत्थरों के जो उपकरण हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, लिखित साक्ष्य बिल्कुल जीरो, लिखित साक्ष्य हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा प्रागैतिहासिक काल का। तो इस काल के अंतर्गत उत्तराखंड में हम लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं होगा, हमारे पास केवल पुरातात्विक स्रोत यहाँ पर स्रोत हैं।
पुरातात्विक साक्ष्य ही स्रोत हैं। अब प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। वहीं पुरापाषाण काल की बात करें तो इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है, पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो ये प्राचीन इतिहास का टॉपिक है। ठीक है, भारत का जो प्राचीन इतिहास है वहाँ पर आपने विस्तार से पढ़ा होगा इनको। अब डीपली यहाँ पर एक एक चीज़ के अंदर घुस जाऊँगा तो हम भारत के प्राचीन इतिहास में पहुँच जाएंगे। हमें उत्तराखंड से कनेक्ट करते हुए चलना है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये है प्रागैतिहासिक काल हम पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पहले इंसान क्या होगा, एकदम मांस पे डिपेंड होगा, धीरे धीरे उसे पता चलेगा कि मांस को पका के भी खाना है। नवपाषाण काल में वो पहुंचेगा तो उसे आग का प्रयोग भी पता चलेगा। तो आपने सारा प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा, कहाँ, भारत के प्राचीन इतिहास में। तो अब आ जाते हैं हम उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल में। तो प्रागैतिहासिक काल में देखिए पुरातात्विक स्रोत आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या पढ़ेंगे हम, देखिए पाषाणकालीन उपकरण हो गए, शैलाशय चित्र हो गए, गुफा चित्र हो गए। ठीक है, शैलाशय चित्र और गुफा चित्र। साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो नहीं होंगे। ठीक है, ये बार बार मैं जिक्र कर चुका हूँ कि प्रागैतिहासिक काल का मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसका जो पूरा जीवन था वो केवल पत्थरों पे डिपेंड था। इसलिए जो हमारे पास मुख्य यहाँ पर स्रोत होते हैं पुरातात्विक, वो पाषाणकालीन उपकरण होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के पत्थर बनाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा देख लेते हैं कप मार्क्स। कप मार्क्स प्रागैतिहासिक काल के अंतिम चरण के अवशेष हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंतिम चरण के अवशेष हैं। तो ये लाइन थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जब प्रागैतिहासिक काल अंतिम मतलब अंतिम समय में था, ठीक है, जब समाप्ति की ओर था, ठीक है, तो वहाँ पर कप मार्क्स को जोड़कर देखा किसने, इतिहासकारों ने। लेकिन कुछ अधिकांश जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि नहीं, कप मार्क्स का जो हम जोड़ेंगे वो आदि ऐतिहासिक काल से जोड़ेंगे। तो इसलिए हम इसको विस्तृत रूप से कहाँ पढ़ेंगे, आदि ऐतिहासिक काल से जोड़ेंगे। लेकिन प्रश्न बन सकता है कि कप मार्क्स किस काल के अंतिम चरण के अवशेष माने जाते हैं। तो हो सकता है प्रागैतिहासिक काल ऐसे ऑप्शन में आ जाए। ठीक है, फिर आदि ऐतिहासिक काल आ जाए, फिर ऐतिहासिक काल आ जाए। तो ध्यान रखेंगे जो अंतिम चरण मतलब जब प्रागैतिहासिक काल समाप्ति की ओर था, तो वहाँ से भी इन्होंने इतिहासकारों ने जोड़ के देखा है कप मार्क्स को। और कप मार्क्स क्या होते हैं, इसकी जो विवेचना, इसका जो विवरण है वो हम देखेंगे आराम से अभी आदि ऐतिहासिक काल में, वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में इसको। ठीक है, पाषाणकालीन उपकरणों की अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हथ कुठार। ठीक है, ठीक है, हैंड एक्स, कुल्हाड़ी होती है ना, छोटी सी कुल्हाड़ी। ठीक है, तो पत्थर की कुल्हाड़ी। ठीक है, खुरचनी, स्क्रैपर्स बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, शिला को काटने व छीलने के लिए, पत्थरों को काटने व छीलने के लिए इसका उपयोग करता था कौन, पाषाणकालीन मानव। चॉपर्स हो गया, यहाँ पर चीरक हो गया, नाम ही से पता चल रहा है, छिद्रक हो गया, अन्नी हो गया, वस्तु में छेद करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी पाषाणकालीन उपकरण हैं, जितने भी हथियार हैं, ये सब क्या है, पत्थरों से बने हुए हैं। और उत्तराखंड में जो पत्थर के उपकरण मिले हैं उन्हें विज्ञानियों द्वारा किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, फलक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो जो फलक होता है वो क्या था, एक पाषाणकालीन उपकरण था जो कि पत्थरों से ही बनाया जाता था। तो जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा है कि जो फलक वर्ग के अंतर्गत ही ये सारे उपकरण हैं जितने भी यहाँ पर उत्तराखंड में मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये पाषाणकालीन उपकरण है, हमारे लिए एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कहाँ से बनेगा, हमारे पास प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि उत्तराखंड में पाषाणकालीन उपकरण कहाँ कहाँ से बने हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से बने। अब देखिए एग्जामिनर तो कुछ भी बना सकता है, पूछ सकता है अनी। ठीक है, जैसे ये पूछ दिया अनी क्या है। ठीक है, पूछ दिया कि अनी क्या है, पाषाणकालीन उपकरण पूछ दिया। ठीक है, या उसमें लिख दिया ऐतिहासिक काल का कोई उपकरण लिख दिया, कोई संस्कृति लिख दिया, या लिख दिया एक पर्वत का नाम। तो इस प्रकार से प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो पाषाणकालीन उपकरण है। ठीक है, नेट पे भी आप सर्च करना इनको किस प्रकार से होते थे, कुछ काफ़ी मोटे हैं, कुछ काफ़ी नुकीले हैं आगे से, तो थोड़ा सर्च कर लेना, अच्छा लगेगा आपको और समझ में भी आएगा। अब देखते हैं कि पाषाणकालीन उपकरण यहाँ पर कहाँ कहाँ से मिले। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, देखिए यमुना घाटी में कालसी के समीप विकासनगर वाला जो इलाका है, ठीक है, तो वहाँ पर ये उपकरण मिले हैं। अल्मोड़ा जनपद आपने सुना ही है, तो वहाँ पर पश्चिमी रामगंगा घाटी में भी ये उपकरण मिले। खुटानी नाला नैनीताल से भी ये उपकरण मिले हैं। अलकनंदा घाटी में डांग तथा स्वीत से भी ये उपकरण मिले हैं। गंगाद्वार हरिद्वार यहाँ से भी उपकरण मिले हैं। और छठवां है सोन घाटी। ठीक है, तो सोन घाटी से भी स्क्रैपर्स प्राप्त हुए हैं।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न बन सकता है ऐसा कि निम्नलिखित में से किस स्थान से पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। तो लिख सकता है यमुना घाटी से, ठीक है, सीधे सीधे पश्चिमी रामगंगा घाटी से, खुटानी नाला से, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 4-5 जगह ये मेन जहाँ से ये उपकरण मिले हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य स्थान है, ठीक है, कहाँ से उपकरण मिले हैं, डरख्याटी गांव के टटाऊ महादेव मंदिर से, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, अंडाकार पत्थर उपकरण यहाँ से मिले, अंडाकार। अब यहाँ से प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि डरख्याटी गांव के टटाऊ महादेव मंदिर से किस प्रकार के उपकरण मिले हैं। ठीक है, चपटे आकार के, अंडाकार आकार के, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो अंडाकार पत्थर थे यहाँ पर, अंडाकार पत्थरों के जो उपकरण होते हैं वो यहाँ से मिले हैं। भेद एवं यूण गांव जो कि चमोली में है, और यहाँ पर चपटे पत्थर के उपकरण मिले हैं, लेकिन इनकी प्रमाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है कि किस काल के रहे होंगे, क्या होंगे, लेकिन अभी इन पर क्या हो रही है, खोज चल रही है। आप बस इतना ध्यान रखें कि अंडाकार पत्थर उपकरण मिले कहाँ से, यहाँ पर उत्तरकाशी में एक डरख्याटी गांव है, ठीक है, वहाँ पर टटाऊ महादेव मंदिर से। ठीक है, वैसे डख्याट गांव बोलते हैं इसे। ठीक है, भेद एवं यूण गांव, और ये चमोली में है, यहाँ पर चपटे पत्थर के उपकरण मिले हैं। पत्थरों से निर्मित उपकरणों को अध्येताओं ने पुरापाषाण काल से नवपाषाण युग के पूरा अवशेष माना है। तो ठीक है, तो पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल तक के अवशेष माना है। थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार इसको बैक जाके, पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल का जो वो है, हमने दायरा देखा था, क्या क्या आते हैं इसके अंतर्गत, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ठीक है, तो क्या माना है इतिहासकारों ने इसको पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल तक के पत्थर जो यहाँ पर मिले हैं उनसे जोड़कर देखा है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि नवपाषाण काल में हम कहाँ चले गए, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही है, तो आप ऐसा ना सोचें। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर पत्थर के उपकरण मिले हैं उन्हें पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल के जो युग था वहाँ के पूरा अवशेष माना है। ठीक है, अब आ जाइए अगले पेज पे। प्रागैतिहासिक काल के उपकरणों की खोज का जो श्रेय है वो डॉक्टर के.पी. नौटियाल एवं यशोधर मठपाल को जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरणों की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है, के.पी. नौटियाल, यशोधर मठपाल, तीसरा एक ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा ए और बी। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरणों को विद्वानों द्वारा किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, तो फलक वर्ग के अंतर्गत इसमें रखा गया है। शिव प्रसाद डबराल ने अपनी पुस्तक प्राग ऐतिहासिक उत्तराखंड में, ठीक है, ध्यान रखेंगे बुक का नाम भी प्राग ऐतिहासिक उत्तराखंड में, उत्तराखंड में प्रस्तर छुरिक संस्कृति का जिक्र भी किया है, जो कि बहादुराबाद हरिद्वार से मिली है। ठीक है, तो पत्थर की छुरिकाएं, ठीक है, पत्थर के छुरे समझ लीजिए आप, चाकू टाइप का कुछ पत्थर से बनाया गया था। तो शिव प्रसाद डबराल ने अपनी पुस्तक जो प्राग ऐतिहासिक उत्तराखंड है वहाँ पर लिखा है कि उत्तराखंड में प्रस्तर छुरिक संस्कृति भी थी, और कहाँ थी, बहादुराबाद हरिद्वार में। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त हुआ है। कौन सा, पाषाणकालीन उपकरण। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो हमारा मुख्य स्रोतों की हम बात कर रहे हैं, तो पाषाणकालीन उपकरण हमने पढ़ लिए हैं। अगला जो हमारा होगा शैलाशय चित्र और गुफा चित्र। तो शैलाशय चित्र और गुफा चित्र हम अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका प्रागैतिहासिक काल समाप्त हो जाएगा। फिर इससे मैं सोच रहा हूँ एक प्रश्नोत्तरी टाइप में भी आपको बना के दूँ। जैसे प्रागैतिहासिक काल आपका समाप्त होगा तो यहाँ से 50-60 प्रश्नों की क्विज बनवाई जाए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।